हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रोहित सर और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। तो चलिए देखिए, इस वीडियो में हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइव क्लास में लाइटिंग प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, ये जो है ना लाइट इधर उधर हो रहा है, जिसके कारण आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा है, और नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मतलब आप लोगों के पास साफ नहीं पहुँच पा रहा है। तो आज लाइव क्लास नहीं होगा। ठीक है, लाइट अगर अच्छा से सेट हो जा रहा है, जो लाइटिंग प्रॉब्लम है कभी कभी ब्लोर हो जा रहा है, जैसे ही हम बोर्ड से बाहर जा रहा है मतलब बोर्ड से हट रहे हैं वैसे ही ब्लोर हो जा रहा है। ठीक है, और चाहे ये हम हिल रहे हैं यहाँ पे तो ब्लोर होते जा रहा है वीडियो, जिसके कारण आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहा है। अब इस क्लास में तो हम लोग आज रिकॉर्डेड ही देखेंगे। ठीक है, इस क्लास में रिकॉर्डेड ही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और 2-3 दिन के बाद से फिर आप लोगों का लाइव स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा ब्लोरिंग वाला, तो क्लास लाइव आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में हम लोग रिकॉर्डेड ही पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और लास्ट में कमेंट भी कर दीजिएगा कि हम लोग वीडियो देख लिए हैं या वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा। कोई दिक्कत हुआ तो उसको आप लोग कमेंट में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना, और देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। इससे पिछले वाला लाइव क्लास हुआ था जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चन किए थे, 5 तक कर लिए थे। एक्सरसाइज 4.1 का 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे इससे पिछले वाले क्लास में। अब इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे अगले एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, फिर कल प्रॉपर्टीज का क्लास चलेगा। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे 2 या 3, उसके बाद से अभी बहुत प्रॉपर्टीज आपका बचा रहेगा 4.2 के लिए, तो उसको भी कल देख लेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इस क्लास का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 4.1 और क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए, स्केच ना चल रहा है, दूसरा ले ले। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि यदि a इक्वल टू में एक डिटर्मिनेंट्स दिया है, a इक्वल टू में एक डिटर्मिनेंट्स दिया है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का मान है 1, 2, 5। ठीक है, और दिया है एलिमेंट 1, 1, 4। ठीक है, उसके बाद से एक और एलिमेंट दिया -2, -3 और ये माइनस में 9 है। चलिए -9 ये आव्यूह डिटर्मिनेंट्स दिया। ठीक है, तो कह रहा है ना कि इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। डिटर्मिनेंट्स मान इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है। ठीक है, हो तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ज्ञात कीजिए, यही निकालना है हम लोग को। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो आज ये निकाल दीजिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे, इसको मोड में डाल देंगे। चलिए किसको प्रसारित करें, R1 को प्रसारित कर ले, तो R1 आपका यही ना है, इसको प्रसारित कर लेते हैं। तो इसका एलिमेंट है 1, 1 को ले लीजिए, तो 1 पॉजिटिव में होता है तो इसलिए इसके सामने प्लस है। ठीक है, चलिए अब इसके जो रो में है कॉलम में जो एलिमेंट है ना, इस 1 को लिए तो 1 के रो में 1 -2 है, इधर 2, 5 है कॉलम में, तो ये वाला एलिमेंट छोड़ दीजिए। रो और कॉलम को छोड़ना है, हमने बताया है ना, तो रो और कॉलम वाले एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी आपका क्या बचेगा 1, -3, 4, -9, यही ना बचेगा। चलिए अब अजी इसको लीजिए, तो ये देखिए यहाँ पर ये A12 ना है, तो इसको जोड़िए 1, 2 कितना हो जाएगा 3, यानी विषम संख्या है तो ये माइनस में होगा, और माइनस में होता है आप लोग को बता दिए पहले ही कैसे चेक करना है। ठीक है, चलिए तो माइनस में 1, अब इसके रो और कॉलम में जो है उसको छोड़ दीजिए, तो रो में ये है और कॉलम में ये वाला है 1, 4, तो इसको छोड़िएगा तो बचेगा आपका 2, 5, -3, -9, 2, 5, -3, -9 है ना बचेगा। चलिए अब आ जाइए इसके पास, तो यहाँ पर देखिए ये वाला A13 ना है, तो ये तो 4 होता है, विषम सम संख्या आ रहा है, तो सम संख्या आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव ना लेना पड़ेगा, तो प्लस में है ना, और यहाँ पर देखिए ये -2 है तो -2। चलिए इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो रो आपका ये है और कॉलम ये है, तो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 2, इधर 1, 5, 4, यही ना बचेगा। चलिए आज ये सोल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए 1 यहाँ पर तिरछा गुणा कीजिए, तो 1 में -9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -9, 4 में 3 से गुणा करेंगे -3 से। ठीक है, तो 4 3 -12, और ये यहाँ पे ऑलरेडी घटाते हैं ना हम लोग, तो माइनस प्लस हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए यहाँ पर -1, इसका तिरछा गुणा कर दिए, 9 दूना 18, तो माइनस में 18। ठीक है, 5 3 15, तो माइनस में 15। देखिए 5 3 -3 से गुणा करेंगे 5 से तो -15, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है
तो माइनस माइनस प्लस 15, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -2। अब आ जाइए इसको लिख लीजिए गुणा करके, 4 दूना 8, ठीक है। 5 एकम 5 माइनस में 5, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर तो 1, और ये देखिए -9 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 में 12 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3, ठीक है। प्लस में प्लस वाला का चिन्ह रखेंगे। फिर यहाँ पर -1 है तो -1, यहाँ पर देखिए -18 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -3। -3 कैसे, क्योंकि ये माइनस वाला का चिन्ह बड़ा वाला संख्या का माइनस चिन्ह है, ठीक है, इसलिए बड़े वाला संख्या के चिन्ह को लगाया जाता है। अब चलिए ये -2, अब यहाँ पर 8 में से 5 को घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुणा कर लीजिए तो 3 एकम 3, और यहाँ पर -3 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 3, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए 3 दूना -6, तो 3 दूना -6 हो गया, ठीक है। 6 और -6 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट्स का मान क्या है, वैल्यू इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आ गया 0, आंसर। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका सोल्यूशन हो गया। अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं उस साइड, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 को इस साइड देखते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि एक नंबर में दिया, दो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। एक नंबर में कह रहा है 2 4 5 1, ठीक है, इक्वल टू में 2x 4 6 और ये x, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। और दूसरा भी दिया है यहाँ पर, 2 नंबर को भी लिख देते हैं, दोनों का सोल्यूशन करना है। 2 नंबर कह रहा है 2 3 4 5, 2 3 4 5 इक्वल टू में दिया है आप लोगों का x 3 2x 5, x 3 2x 5, ये दिया है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है यहाँ पर x का मान, ठीक है। तो आज ये निकालते हैं, x का मान यहाँ पर निकालना है, रिकॉर्डेड हो रहा है। चलिए तो देखिए पहल का नंबर क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए x का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए पहले इसका सोल्यूशन कीजिए, ये दोनों बराबर एक दूसरे के साथ, 2 में 1 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 2 गुणे 1, और घटाते हैं ना माइनस में 4 गुणे 5 हो जाएगा। फिर बराबर में इस साइड भी कर लीजिए 2x और इंटू में x, ठीक है, और यहाँ पर माइनस रहेगा 6 गुणे 4, तो 4 इंटू में 6 हो जाएगा इतना। चलिए यहाँ पर 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 4 5 से 20, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पर 2x में गुणा करेंगे x से तो 2x स्क्वायर, पावर जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस में 6 चौका 24, चलिए यहाँ पर घटा लीजिए तो आ जाएगा -18। अब इस -24 को भी इधर ला दीजिए तो +24 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। चलिए यहाँ पर -18 और +24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 6, ठीक है, प्लस में 6 आएगा इक्वल टू में 2x स्क्वायर, इसको सीधा कर लीजिए तो 2x स्क्वायर इक्वल टू में 6। अब देखिए इस 2 को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में लग जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू में 6/2, यानी क्या आ गया आपका 3, यानी x स्क्वायर इक्वल टू में 3, यानी x इक्वल टू में ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा +-3, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा x इक्वल टू में ±√3, इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको। तो एक नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया इतना, ठीक है। अब आज ये 2 नंबर को इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, 7 का 2 नंबर इधर सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, इस साइड हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है उस साइड 2 3 4 5 ये दिया है, इक्वल टू में दिया है x 3 2x 5, यही ना है। आज ये सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इधर इसका मान निकाल लीजिए, इधर इसका मान निकाल लीजिए, बराबर कर लीजिए, तो यहाँ पर निकलिए
5 दूना 10, ठीक है। फिर माइनस देते हैं ना, 4 तिहाई 12 इक्वल टू में 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5x, और यहाँ पर 2x में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, माइनस में। अब जी यहाँ पर 10 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 2, 10 में से 12 को घटाएंगे माइनस 2 इक्वल टू में यहाँ पर 5x में से 6x को घटाएंगे तो माइनस में x, यानी x इक्वल टू में क्या आ गया 2 आ गया यहाँ पर आंसर। देख लीजिए यही है क्वेश्चन 7 नंबर हो गया, 7 नंबर का सोल्यूशन हो गया, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, ठीक है 7 नंबर का। तो 7 नंबर में यही कह रहा था, ठीक है। अब आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पर ये समझे है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अब आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं, इसी में हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हाँ। उसके बाद से ये एक्सरसाइज 4.1 हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। इसमें 8 ही क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसको हम लोग देख लेंगे, फिर से ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो अगले एक्सरसाइज 4.2 के लिए प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कुछ, उसके बाद से क्लास ऑफ हो जाएगा और फिर अगले क्लास में प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है, जैसे आज मिले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन को आ रहा है ना, यदि डिटर्मिनेंट दिया है x 18 2x, ठीक है, इक्वल टू में 6 2 18 6, ठीक है, हो तो x बराबर है, x बराबर है, यानी x का मान इसमें भी निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया है 6 और बी दिया है, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन दिया है +-6 और सी ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन दिया है -6 और डी ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन 0, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर निकालना है यहाँ पर, ठीक है, एक्स का मान। तो एक्स का मान इसमें से कौन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हमने बोला था ना। तो आज इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन इसका करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिख लीजिए इसको नीचे x 2 18 x, ठीक है, इक्वल टू में है आप लोगों का 6 2 18 6, यही है क्वेश्चन, यही कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट नहीं है। अब चलिए यहाँ पर मान निकालते हैं इसका, इस डिटर्मिनेंट्स का, फिर इस डिटर्मिनेंट्स का। तो यहाँ पर x में 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 18 में 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, माइनस में 36 हो गया। यहाँ पर माइनस लगाया जाता है घटाने के लिए, नियम है ही। अब चलिए यहाँ पर 6 में 6 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 में 6 से गुणा करेंगे 36, ठीक है। 18 में 2 से गुणा कीजिए तो 18 दूना 36, चलिए ये तो 0 हो गया घट के। तो x स्क्वायर माइनस में 36 इक्वल टू में हो गया 0। अब इस 36 को उधर भेज दीजिए, तो x स्क्वायर और माइनस में 36 इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में 36 यानी 36। अब इस स्क्वायर को भी उधर भेज दीजिए, तो x इक्वल टू में √अंडर प्लस माइनस √अंडर 36 हो जाएगा, यानी इसका 36 का वर्गमूल हो जाएगा आप लोगों का x इक्वल टू में +-6। देखिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, +-6, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी क्वेश्चन नंबर 8 का +-6, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और एक्सरसाइज 4.1 हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 4.2 के लिए प्रॉपर्टीज। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आइए मिलते हैं प्रॉपर्टीज के साथ अगले एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, प्रॉपर्टीज पे हम लोग चलते हैं। अब
मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में आप लोगों को 1 से 8 तक हमने क्वेश्चन किया, इससे पिछले वाले लाइव क्लास में भी क्वेश्चन किए हैं, उसमें 5 क्वेश्चन किए थे। अब 6 से यहाँ पे इस क्लास में कराए हैं आप लोगों को क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन कराए हैं। तीनों क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। और अब हम लोग चल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ पे, तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए आज ये देखिए प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, सारणी के गुण। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप लोग, सारणिक के गुण। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं सारणी के गुण, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सारणी के गुण। ठीक है, तो आज ये देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज, यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज का होता है सारणी का फर्स्ट गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज 1 नंबर सारणी के गुण। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज का होता है ना कि यदि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे में हम लोग आव्यूह का परावर्त देख रहे थे, आव्यूह का परावर्त हम लोग देख रहे थे, परावर्त में क्या कर रहे थे, पंक्ति को स्तंभ में बदल रहे थे, यही ना काम कर रहे थे। तो उसी तरह अगर सारणी में किया जाएगा ना तो इसके मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, यही कह रहा है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज सारणी का पहल का गुण कहता है ना कि यदि किसी सारणी के पंक्ति को स्तंभ में, अच्छा स्तंभ को पंक्ति में बदला जाता है तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वैल्यू में उसके कुछ नहीं परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज लिख देते हैं पहले, उसके बाद से किसी सारणी के पंक्ति और स्तंभों में बदलने पर किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर, किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल आज ये लेते हैं, एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ पर एक आव्यूह दिया है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स दिया है, एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसका एलिमेंट है A1 A2 A3। ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट्स दिया है। अब ये प्रॉपर्टीज को आ रहा है कि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभ में बदलने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पंक्ति आपका यही ना है, R1 R2 R3। तो इस पंक्ति को ना, तीनों पंक्ति को यदि हम कॉलम में बदल दें, यानी इसको उठा के ऐसे कर दें, तो इसके मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। जैसे में देखिए अगर इसको बदले पंक्ति को, तो परावर्त बोलते हैं ना इसको, आव्यूह में अगर इसे करते हैं तो हम लोग परावर्त बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे इसका नाम है, ठीक है, ये तो डेल्टा का नाम है, तो डेल्टा डैश लिख देते हैं यहाँ पे परिवर्त, तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पंक्ति को रो में बदलना है, ठीक है, पंक्ति को कॉलम में बदलना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका A1 B1 और नीचे चल जाएगा C1, फिर ये वाला आ जाएगा यहाँ पर A2 B2 C2, फिर यहाँ पर A3 B3 C3। ठीक है, तो चलिए
पहले यहाँ पर था तो पहले यहाँ पे मान निकाल लेंगे इसका और फिर इसका मान निकालेंगे परिवर्त करके, ठीक है। पंक्ति को स्तंभ में बदल के फिर मान निकालेंगे ना तो दोनों का मान बराबर आएगा। जैसे मैं एगो क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल देखें तो आज एग्जाम्पल में एगो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 6 4 2, ठीक है। 2/2 को टिका लेते हैं तो इसका परिवर्त निकाल लीजिए पहले, ठीक है। यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, तो पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 2 और नीचे हो जाएगा 6, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, यही ना। अब आ जाइए यहाँ पर पहले मान निकालिए इसका, यहाँ पर मान निकालिए तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 6 में 4 से गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24, तो माइनस में 24, यानी कितना आ गया माइनस में आपका 20। इधर आ जाइए यहाँ पर भी कर लीजिए, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 और 6 में 4 से गुणा कीजिए, 6 चौका 24, तो माइनस में 24, यानी ये यहाँ पे भी आ गया आपका 20। देखिए तो यहाँ पे भी -20 और यहाँ पर भी -20, कोई परिवर्तन हुआ है। लेकिन इसमें हम लोग अवयव में अगर देखें तो परिवर्तन हम किए हैं, इसके रो को कॉलम में बदल दिया है। देखिए तो यहाँ पर 2 6 है और यहाँ पर 2 4 है, परिवर्तन किया है ना, परिवर्तन किए हैं, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिद्ध हो जा रहा है कि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभ में बदलने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, उसका मान वही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, कह दे किसी डिटर्मिनेंट्स का मान इतना है, ठीक है, किसी डिटर्मिनेंट्स का मान -20 है, तो उसके पंक्ति को यदि स्तंभ में बदला जाए तब उसके मान में क्या परिवर्तन होगा, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर उसका मान पूछा जाए तो कितना होगा, तो -20 ही होगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये हो गया हमारा, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज का होता है ना, चलिए इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं और सेकंड प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। पूछ रहा है लाइव क्लास है लग रहा है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टीज का होता है ना कि किसी सारणी का मान शून्य होता है। देखिए कब शून्य होता है किसी सारणी का मान, तो यदि किसी सारणिक में ना दो पंक्ति चाहे दो स्तंभ एक दूसरे के बराबर होंगे ना तो उसका मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, यानी दुगो पंक्ति, कोई भी दुगो पंक्ति चाहे कोई भी दुगो स्तंभ एक दूसरे के यदि बराबर होंगे, दुगो होना चाहिए, कम से कम दुगो पंक्ति चाहे दुगो स्तंभ एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तब जाके उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। जैसे मैं एग्जांपल समझिए, पहले लिख देते हैं प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड, ये प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज है किसी यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ एक दूसरे के बराबर हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। कब शून्य होता है, तो यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है। आज एग्जाम्पल में डिटर्मिनेंट से को दिया, मान लीजिए इसका एलिमेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 B1 C1। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला फर्स्ट पंक्ति जो है यहाँ पर R1, ये R2 और ये R3,
तो देखिए R1 जो है R2 के बराबर दिख रहा है, देखिए तो A1 B1 C1 A1 B1 C1 एक दूसरे के बराबर है, यानी दो पंक्ति का मान इसमें एक दूसरे के बराबर है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट्स का मान जो होगा 0 होगा। ठीक है, जब भी दो पंक्ति चाहे दो स्तंभ, मान लीजिए दो स्तंभ एक दूसरे के बराबर हो जाए, जैसे मैं एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर दोनों पे दे देते हैं एग्जांपल, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1। देखिए तो यहाँ पर, अब देखिए C1 C2 और C3, यहाँ पर देखिए C1 का मान देखिए A1 B1 C1 और C2 C3 का मान देखिए A2 B2 A1 B1 C2 C1 सॉरी A1 B1 C1, देखिए एक दूसरे के बराबर दिख रहा है, C1 C3 के बराबर दिख रहा है, तो इसका भी मान, इस डिटर्मिनेंट्स का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मान 0 हो जाएगा। कब, जब दो पंक्तियां चाहे दो स्तंभ एक दूसरे के बराबर होंगे तभी। जब किसी सारणी के यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान एक दूसरे के बराबर हो जाए तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। और इस प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे दे देगा ना, आप लोग को प्रॉपर्टीज यदि याद रहेगा तो आप लोग देखिएगा दो गो पंक्ति इसमें बराबर है एक दूसरे के, चाहे दो गो स्तंभ एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मान डायरेक्ट 0 लिख दीजिएगा। अगर प्रॉपर्टीज नहीं याद होगा तो इसका मान निकालेंगे हो जाए 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा नहीं, मतलब जितना भी टाइम लगे, निकालने में टाइम लगेगा ना कुछ। अगर प्रॉपर्टीज याद रखेंगे तो देखेंगे प्रॉपर्टीज तो इसमें लग रहा है, सारणिक है 0, इसका मान लिखिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत ना है। अब प्रॉपर्टीज नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे, मान निकालेंगे। जैसे मैं आज इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में यहाँ पर ले लेते हैं, एक सारणिक ले लेते हैं। चलिए 2 1 6 4 3 1 2 1 6। ठीक है, चलिए ये सारणिक हम लिए, अब इसका मान निकालिए आज ये, तो मान निकालेंगे यहाँ पर, इसको प्रसारित कर ले। चलिए R1 को प्रसारित कर रहा है, तो यहाँ पर इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, यानी क्या बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 6 बचेगा, है ना। अब आ जाइए, अब इसको ले लीजिए 4 को, तो माइनस में 4, इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा 1 6 1 6। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, फिर अब 2 को लीजिए तो प्लस में 2, अब इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 1 6 3 1, यही ना बचेगा। चलिए आ जाइए यहाँ पर मान निकालिए, तो यहाँ पर 2 और इंटू में हो जाएगा 6 3 18, और माइनस में 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1। ठीक है, यहाँ पर -4। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, 6 में 1 से गुणा कीजिए 6, और 6 में 1 से गुणा कीजिए 6 होगा तो माइनस में 6। ठीक है, यहाँ पर प्लस में 2, यहाँ पर गुणा कीजिए, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 6 3 18। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 और इंटू में 18 में से 1 जाएगा 17, और यहाँ पर देखिए माइनस में 4 और इंटू में 6 हो जाएगा 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर 18 में से 1, देखिए 1 में से 18 घटाइए तो माइनस में 17, यानी हो जाएगा यहाँ पर देखिए 17 दूना 34, और हाई तो हो गया 0, तो अब इसको लिखिए 17 दूना 34 माइनस में 34, देखिए तो 0 आ रहा है, 34 में 34 जाएगा 0, आ गया आंसर, समझे हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, इसी टाइप के आएगा प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन, देख लीजिए। इस प्रॉपर्टीज पे हम लोग यहाँ पर अब इतना हम लोग मान निकालेंगे तब ना हम लोग को पता चलेगा कि 0 आ रहा है। अब प्रॉपर्टीज याद रहेगा कि सर बताया है कि किसी सारणिक में यदि दो पंक्ति चाहे दो स्तंभ का मान क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है प्रॉपर्टीज के अनुसार। तो प्रॉपर्टीज अगर हम लोग को याद रहेगा तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे, अब प्रॉपर्टीज ना याद रहेगा तो यहाँ पे मान निकालेंगे। तो मान निकालिएगा तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, और वो भी मान निकालिएगा कहीं इधर माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, तो आंसर आप खोजने लगे, ये तो ऑप्शन है ना दिख रहा है कहीं है। चलिए, तो बहुत दिक्कत है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज है ये। ठीक है, चलिए अब आज हम लोग तीसरे प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरे प्रॉपर्टीज को, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए तीसरा प्रॉपर्टीज कह रहा है ना,
तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ में कोई गुणनफल उपस्थित हो, चाहे गुणनखंड उपस्थित हो, तो उसको उस पंक्ति से या स्तंभ से उसको कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी एक पंक्ति में, चाहे किसी एक पंक्ति में, चाहे दो पंक्ति में, चाहे तीनों पंक्ति में, कम से कम अगर एक पंक्ति में रहेगा ना कोई गुणनखंड उपस्थित, तो उसको कॉमन लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 100 पंक्ति में रहेगा तभी कॉमन लेंगे ना, एक पंक्ति में होना चाहिए, किसी एक पंक्ति में चाहे किसी एक रो में होना चाहिए, तब उसको कॉमन ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, और तीनों में रहेगा तो तीनों में से आराम से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक में होगा, जैसे हम लोग कुछ भी कॉमन लेते हैं तो सब चारों तरफ होना चाहिए तब ना कॉमन लेते हैं। मान लीजिए 2 एलिमेंट दिया हो तो दोनों में होना चाहिए तब ना कॉमन लेंगे हैं। लेकिन इसमें अगर एगो पंक्ति में, चाहे एगो स्तंभ में होगा, एगो स्तंभ में या एगो पंक्ति में यदि होगा एलिमेंट उपस्थित, तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये नियम कहता है, सारणी का प्रॉपर्टीज कहता है तीसरा प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं सारणी का तीसरा प्रॉपर्टीज। सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में प्रॉपर्टीज नंबर 3, सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में, सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई गुणनफल हो तो सारणिक से बाहर ले सकते हैं। सारणिक से बाहर यानी कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ठीक है, सारणिक से बाहर ले सकते हैं, या गुणा भी करेंगे तो वैसे ही कर देंगे। मान लीजिए एक एलिमेंट होगा तो गुणा करना होगा तो ये कहीं पंक्ति में, अच्छा ये कहीं रो में होगा। ठीक है, या गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 प्रॉपर्टीज कह रहा है, दोनों को ध्यान से देखिएगा, या तो कॉमन लीजिए या तो गुणा कीजिए। तो जैसे कॉमन करेंगे ना वैसे ही गुणा भी कर सकते हैं। मान लीजिए एगो सारणिक दे दिया और वहाँ पे एगो एलिमेंट दे दिया, कह दिया इससे गुणा करने के लिए, तो एगो एलिमेंट देगा तो ये कहीं रो में चाहे कहीं पंक्ति में होगा। अगर 3 गो एलिमेंट देगा तो 3/3 कोटि का अगर डिटर्मिनेंट्स होगा तो तीनों पंक्ति में चाहे तीनों रो में हो जाएगा। ठीक है, एक देगा तो ये कहीं पंक्ति में या तो ये कहीं रो में होगा, बस ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज एग्जाम्पल में यहाँ पर एगो समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए एगो डिटर्मिनेंट्स दिया है जिसका एलिमेंट है k(a1), k(b1), k(c1), a2, b2, c2, a3, b3, c3। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग देखिए तो R1 पंक्ति में आप लोगों को के दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। एगो पंक्ति में है ना, देखिए तो एक कहीं पंक्ति में है। अगर यहाँ पर एगो के होता है, एगो यहाँ पर के होता है, एगो यहाँ पर के होता, तो ये एगो पंक्ति में नहीं होता और उसको कॉमन लेना होता तो हम लोग नहीं ले पाते कॉमन। ठीक है, कॉमन नहीं ले पाते। लेकिन यहाँ पर देखिए ये कहीं को पंक्ति में है तो यहाँ पर आसानी से हम लोग यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। तो के को बाहर निकाल देंगे, कॉमन हो गया, अंदर बच जाएगा a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। ठीक है, ये हो जाएगा, के बाहर निकल गया। और फिर इसको गुणा करना होगा ना, तो ये कहीं को पंक्ति में चाहिए कहीं को रो में गुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि सब में गुणा कर देंगे ना। आव्यूह में हम लोग पढ़े थे, कि अगर गुणा करना है किसी एलिमेंट से तो सब एलिमेंट में गुणा करना है। ठीक है, ये आव्यूह में पढ़े थे, ये डिटर्मिनेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में अगर गुणा करना है ना किसी भी संख्या से, सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या हो तो गुणा करना है तो एक कहीं को पंक्ति में, अगर एगो दिया रहेगा यहाँ पर तो एक कहीं को पंक्ति में चाहिए कहीं को रो में करना है। ठीक है, अगर 2 गो दिया रहेगा तो 2 गो पंक्ति में चाहे 2 गो स्तंभ में करना है। अगर 3 गो दिया रहे तो 3 गो पंक्ति में या 3 गो स्तंभ में करना है। ठीक है, जैसे मैं और एगो एग्जाम्पल है यहाँ पर समझिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं दिया है यहाँ पर k(a1), k(a2), b1, k, और दिया यहाँ पर
C1, ठीक है, K A2 KB2 KC2, और ये ले लेते हैं KA3 KB3 KC3। चलिए अब देखिए यहाँ पर सब एलिमेंट के साथ K से गुणा हुआ है, तो अगर K को हम लोग को यहाँ से बाहर निकालना होगा, K को बाहर निकालना होगा, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक ही रो से निकालेंगे, ठीक है, एक रो से निकालेंगे, ठीक है, तो प्रत्येक रो में K है तो सब रो से K निकाल लेंगे, ठीक है, यानी चाहे सब स्तंभ से निकालिए, तो 3 गो स्तंभ है, 3 गो रो है, तो देखिए प्रत्येक रो से निकालेंगे एक गो K, ठीक है, चाहे प्रत्येक स्तंभ से, तो इस रो से अगर निकालिए K को तो K को बाहर निकल जाएगा, ठीक है, फिर इससे भी तो एगो निकलेगा इंटू में K, फिर एगो इससे भी निकलेगा इंटू में K, अब हो जाएगा यहाँ पर ये वाला आपका डिटर्मिनेंट्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखिए तो अब समझे है ना, यहाँ पर अगर सब एलिमेंट के साथ होगा गुणा कुछ किसी संख्या से, तो अगर निकालेंगे तो प्रत्येक रो से या प्रत्येक कॉलम से निकालेंगे, ठीक है, अगर एक रो में होगा चाहे एक पंक्ति में होगा तो निकालेंगे तो एक ही से निकालेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब में से निकालने लगेंगे ना, किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए इतना हो गया, तो ये तो निकालने वाला कॉमन करने वाला बाहर ले सकते हैं, यहाँ तक हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए गुणा भी कर सकते हैं या गुणा भी कर सकते हैं, तो आज ये गुणा करने वाला हम लोग सीख लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, मिटा देना कि उधर बताएं साइड में, चलिए साइड में उधर बताते हैं गुणा करने वाला है। आज अगर यहाँ पर दे दिया एगो डिटर्मिनेंट्स, मान लीजिए यहाँ पर दे दे कह दे कि 3A निकालिए, 3 इंटू में डिटर्मिनेंट्स, यानी इसी डिटर्मिनेंट्स को कह रहा है, चलिए इसको ना लेते हैं हम लोग, यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स पहले लेते हैं, ठीक है, चलिए एगो डिटर्मिनेंट्स लेते हैं यहाँ पर, जिसका एलिमेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, ये लिया। अब यहाँ पर कह दे कि 3 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट 3 इंटू डिटर्मिनेंट्स निकालिए, यानी 3 का इस डिटर्मिनेंट्स में गुणा कराना है, तो गुणा कराएंगे ना तो ये नहीं कि सब एलिमेंट में गुणा करा देंगे ना, ऐसा नहीं, किसी एक पंक्ति के एलिमेंट से या एक स्तंभ के एलिमेंट से गुणा कराएंगे, या तो आप स्तंभ में कराइए या तो पंक्ति में कराइए, दोनों में से किसी में आप करा सकते हैं, जिसमें आप लोगों को मर्जी हो, ठीक है, लेकिन एक ही गो में कराना है, एगो दिया है तो है जाओगा, और 3 को 3 देता तो तीनों पंक्ति में चाहे तीनों स्तंभ में हम लोग आसानी से करा सकते थे, ठीक है, लेकिन एक ही को दिया, तो आज ये गुणा कराएंगे यहाँ पर, तो गुणा होगा तो या तो पंक्ति में कराइए या तो स्तंभ कराइए, तो चलिए स्तंभ में कराते हैं हम, तो 3A1 3A2 3A3 हो जाएगा, B1 B2 B3 हो जाएगा, C1 C2 C3 हो जाएगा, समझे है ना, किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में कराना है गुणा। अगर मान लीजिए यही दे देता है यहाँ पर, इधर लिख देता है, ठीक है, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में डिटर्मिनेंट्स ऐसे दे देता है, ठीक है, तो गुणा कराते तो इसके प्रत्येक एलिमेंट से देखिए 3 को 3 दिया, यानी 3 को किस में गुणा कराना है, 3 को प्रत्येक रो में या चाहे प्रत्येक स्तंभ में गुणा करा दीजिए, ठीक है, 3 को दिया 3, इसीलिए तो हो जाएगा 3A1 3B1 3C1 3A2 3B2 3C2 3A3 3B3 3C3 हो जाएगा, इतना आपका आंसर। ऐसा ही आप लोगों को करना है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज भी आप लोग आशा है कि समझ गए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस प्रॉपर्टीज में भी, आप लोगों को आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इस प्रॉपर्टीज को भी, ठीक है। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल इस पर दिखा दें, एग्जाम्पल दिखाएं क्या, चलिए आज ही एग्जाम्पल एक देखते हैं हम लोग, इधर से मिटा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स दे दिया, डिटर्मिनेंट्स एक दे दिया जिसका एलिमेंट है 2 6 4 3 2 1 9 6 2, चलिए यहाँ पर कह दे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे, ठीक है, इसमें आ जाइए, तो देखिए 2 एक ही को ना दिया है, एक को दिया, तो किसी पंक्ति में चाहे किसी स्तंभ में कराइए गुणा, तो आज ये फर्स्ट पंक्ति में करा देते हैं हम लोग, किसी भी पंक्ति में करा सकते हैं आप लोग, अच्छा किसी भी स्तंभ में करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट में कराएंगे, सेकंड में कराएंगे, थर्ड में कराएंगे, कहीं भी करा सकते हैं आप लोग, लेकिन पंक्ति में
एक ही गो पंक्ति में चाहिए, एक ही गो स्तंभ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पंक्ति वाला में R1 पंक्ति में 2 से करा दिए, R2 पंक्ति में फिर 1 से करा दिए, R3 पंक्ति में 9 से करा दिए, ऐसा ना हो सकता है। एक पंक्ति में चाहिए, एक स्तंभ में आना चाहिए, ठीक है। तो आज एक गुणा करा देते हैं, यहाँ पर दूसरे में करा दें, चलिए दूसरे में करा देते हैं आप लोग को जैसा। तो 2 6 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 में 2 से गुणा कीजिए तो 3 दूना 6, 2 में 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 दूना 4, 1 में 2 से गुणा कीजिए 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 6 2। अब देखिए अब यहाँ से फिर कॉमन लेना होगा ना, तो यहाँ से कॉमन आसानी से हम लोग ले सकते हैं। 2 को कॉमन कर लीजिए, किस पंक्ति से कर रहे हैं, तो दूसरा पंक्ति से कर रहे हैं, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 6 4, और दूसरा पंक्ति से कीजिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1, पहले जैसा आ गया देखिए तो 9 6 2, ठीक है। चलिए तो यही होगा आपका, तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आप लोगों को बनाने के लिए, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल देते हैं कॉमन वाला, आ जाइए यहाँ पर। चलिए एक डिटर्मिनेंट्स दे देते हैं यहाँ पर, इसका प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आता है। यहाँ पर दे दिया हमने 9 27 और यहाँ पर 18, ठीक है। चलिए और यहाँ पर ले लीजिए 2 6 4, यहाँ पर ले लीजिए 3 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 6, ठीक है। आ जाइए। तो देखिए इसमें कॉमन करने वाला कौन सी दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर है या 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 इसमें से कॉमन हो सकता है, R2 में से, यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इसमें से 2 निकल जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 निकल जाएगा आसानी से इसमें से, यहाँ पे भी 3 निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग आउट 3 फ्रॉम R1 और R3, R1 एंड R3 R1 और R3 से क्या कह रहा है निकालने के लिए, 3 को निकालने के लिए। टेकिंग आउट इसका मतलब हुआ टेकिंग आउट 3 फ्रॉम R1 एंड R3, इसका मतलब हुआ ना कि R1 और R3 पंक्ति से ना 3 को कॉमन कर लीजिए। तो R1 आपका ये है और R3 ये है, और एंड ठीक है, यहाँ पर कामा लगा देंगे, और 2 फ्रॉम कितना से, 2 फ्रॉम R2 से। देखिए अब इसका कहने का मतलब हो गया, देखिए टेकिंग आउट 3 फ्रॉम R1 एंड R2, 2 फ्रॉम R2, यानी इसका कहने का मतलब हो गया ना कि R1 से और R3 से 3 को कॉमन कर लीजिए और R2 से 2 को कॉमन कर लीजिए, यही कहने का मतलब हुआ। और इसका उपयोग हम लोग क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है, इसी का उपयोग, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर निकाल लीजिए, R1 से 3 को निकालने के लिए करा तो 3 निकल गया आपका, चलिए। और फिर R3 से भी 3 को निकालने के लिए करा तो 3 भी निकल गया, और R2 से 2 को, तो आ गया आपका, बाहर निकल गया पूरा। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 3 निकलेगा तो हो जाएगा 3 3 का 9, फिर यहाँ से 27 में से 3 निकलेगा तो 9 हो जाएगा, 9 3 27 होता है ना। यहाँ से 18 में से 3 निकलेगा तो 6 हो जाएगा, 6 3 18। यहाँ से 2 निकालना है तो 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 निकालना है तो 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 निकालना है तो 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 निकालना है तो 1 हो जाएगा, यहाँ से 9 में से 3 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ से भी 3 निकालना है तो 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बस ऐसे ही करना, और इसी मेथड का हम लोग उपयोग करेंगे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज का। तो आप लोग ध्यान से इस प्रॉपर्टीज को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं ना है, ये 3 प्रॉपर्टीज आज हम लोग देख लिए। इस एक्सरसाइज 4.2 के लिए 3 प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज 2 या 3 प्रॉपर्टीज और देखेंगे, और उसके बाद से एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग तीसरे नंबर प्रॉपर्टीज तक ही देखेंगे। तो बता दीजिए, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। हमको लग रहा है कि लाइव क्लास में है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और क्लास यदि अच्छा लगे तो क्लास को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग देख लीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी तो फल मिलना चाहिए ना, ठीक है। तो शेयर कीजिएगा, तो कोई भी एक कोई स्टूडेंट देखेगा तो उससे मतलब हमको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। मतलब आगे जाएगा चैनल मेरा, ठीक है, चैनल आगे जाएगा तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग केवल अपने बारे में मत सोचिए, ठीक है, मेरा भी सोचिए, मेहनत कर रहे हैं तो आगे बढ़ाइए इसको, ठीक है।
तो चलिए फिर इस क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को क्लास में कोई भी प्रॉब्लम होता है, वीडियो देखने में कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको सुधारिए, ठीक है। यह समझाने का तरीका या कुछ भी हो, ठीक है। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नहीं समझ में आए तो ऐसा नहीं कि, और फिर एक बार वीडियो देख सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं। वीडियो चैनल पर रहेगा, वीडियो सभी वीडियो आपका चैनल पे ही अपलोड रहेगा, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्लास को ऑफ किया जाए ना। चलिए, आप लोग कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आशा है। तो चलिए फिर क्लास को ऑफ करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।